वह समय की नदी द्वारा शुद्ध किया जा रहा था जो सब कुछ बहा ले गई थी। जैसे जैसे विकृति और सुस्ती की अनुभूति धीरे धीरे कम होती गई, तेजस को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर बहुत हल्का हो गया हो। यह सचमुच हल्कापन का एहसास था। उनका शरीर जो पहले थोड़ा कमजोर था अब भरा हुआ और ऊर्जा से भरपूर लग रहा था। उनकी आत्मा, ऊर्जा और अस्तित्व पूरी तरह से बदल चुके थे। हालांकि उनकी साधना का स्तर और शारीरिक ताकत में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई थी, फिर भी यह एहसास एकदम अलग था। कुछ देर तक चुपचाप अपने अंदर के परिवर्तनों पर विचार करते हुए तेजस की आंखों में एक अनोखी चमक उभर आई। अब उसे समझ में आ गया था कि उसके साथ क्या हुआ था। जब वह क्रोनोक्रोक परिवर्तन की छाप के साथ विलीन हुआ तो समय की नदी की कोमल सफाई ने उसके पिछले जीवन की आभा से मुक्त कर दिया। उसकी दिव्य चेतना के उस अंश के कारण उसने इस ग्रह पर पुनर्जन्म के बाद अपनी पुरानी स्मृतियों को सुरक्षित रखा था। लेकिन इस अद्वितीय प्रक्रिया के कारण ग्रह ने उसे एक बाहरी व्यक्ति के रूप में अस्वीकार कर दिया था। अब समय की नदी ने उसकी यादों को मिटाने के बजाय उसकी आभा को बदल दिया था। इस बदलाव के कारण इस ग्रह ने अपने आप ही उसके अस्तित्व को स्वीकार कर लिया था। तेजस का शरीर अब हल्का महसूस हो रहा था क्योंकि इस विमान का दमन लगभग गायब हो चुका था। विमान अब उसे बाहर नहीं निकालना चाहता था। ऐसा नहीं था कि विमान अब बाहरी लोगों को अस्वीकार नहीं करता या कि वह बाहरी नहीं था, बल्कि क्रोनोक्रोक परिवर्तन ने एक तरह से उसे इस विमान से छिपा दिया था। इस परिवर्तन के कारण विमान उसे अब अन्य प्राणियों से अलग नहीं समझ पा रहा था। जैसे जैसे उसकी साधना का स्तर बढ़ता जाएगा, इस छिपाव की प्रभावशीलता धीरे धीरे कम होती जाएगी। लेकिन जब तक क्रोनोक्रोक परिवर्तन उसकी प्रगति के साथ बना रहेगा, यह उसे छिपाए रखेगा। तेजस के लिए इसका सबसे बड़ा लाभ यह था कि अब वह इस दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा को अधिक प्रभावी ढंग से अवशोषित कर सकता था, जिससे वह अपनी साधना और सक्षमता में और भी अधिक प्रगति कर सकता था। तेजस ने मन ही मन सोचा, निसंदेह यह लाभ अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, क्रोनोक्रोक परिवर्तन के संलयन ने उसके अंदर गुणात्मक परिवर्तन ला दिया था। अगर भविष्य में उसके भीतर 5 प्रमुख राक्षसी भगवान परिवर्तन छापों में से कोई एक सबसे खास बनी रहेगी, तो वह क्रोनोक्रोक परिवर्तन ही होगा। वह इसे किसी भी अन्य चीज से बदलने का विचार भी नहीं करेगा और इसे उत्परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए अन्य रक्तरेखा शक्तियों के साथ भी विलय नहीं किया जा सकता। उत्परिवर्तन छाप के प्रभावों को बढ़ा सकता है, लेकिन यह उसके विमान से छिपी आभा को खत्म कर सकता है और वह इस जोखिम को नहीं उठा सकता। तेजस के मुंह के कोने पर एक मुस्कान खिल उठी। उसने खुद से कहा, हाँ, यह निश्चित रूप से सही विकल्प था। उसने एक लंबी सांस ली और फिर ध्यान की अवस्था में लौट आया। उसने हवा से बढ़ती हुई आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करते हुए रहस्यमय स्वर्ग तकनीक की साधना जारी रखी। मनन ईश्वर की कार्यकुशलता सच में सराहनीय थी। अगले दिन उसने तेजस और विवेक को अपने कार्यालय में बुलाया और उन्हें बताया कि अकादमी ने उनके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब उन्हें वास्तविक युद्ध के लिए एक समूह बनाने की अनुमति मिल गई थी। इस समूह की व्यवस्था की सारी बारीकियां उन पर छोड़ दी गई थी और साथ ही उन्हें ये निर्देश भी दिए गए थे कि अन्य छात्रों से इसे पूरी तरह गोपनीय रखा जाए। उन्हें यह नहीं पता था कि मिशन के दौरान एक शिक्षक गुप्त रूप से उनका पीछा करेगा और उनकी रक्षा करेगा। जैसे ही वे मनन ईश्वर के कार्यालय से निकले, विवेक की नजर एक बार फिर तेजस की ओर मुड़ी। उसने मन ही मन सोचा, यह बच्चा वाकई बहुत काबिल है। उसने रातों रात अकादमी को अपवाद बनाने पर मजबूर कर दिया। विवेक ने धीमी आवाज में तेजस से पूछा, क्या हम उसी योजना पर चलेंगे? तेजस ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, चलो उसी पर चलते हैं। यह अच्छा है, उच्च जोखिम उच्च लाभ। विवेक ने उत्सुकता से पूछा, आपने टीचर मनन को कैसे राजी किया? तेजस मुस्कुराया और कहा, मैंने उनसे कहा कि अकादमी की व्यावहारिक कक्षाएं पर्याप्त नहीं हैं। बिना जीवन मरण परीक्षण के किसी के लिए भी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना मुश्किल है। वैसे तुम कल रात मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? विवेक ने जवाब दिया, कल रात मैंने साधना की और अकेले ही उस अवस्था में प्रवेश किया। मुझे लगता है कि बर्फ तत्व के बारे में मेरी समझ और भी गहरी हो गई है। मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। उस दिन हमारी बातचीत के बाद से मेरी साधना विशेष रूप से प्रभावी हो गई है, जैसे कि मैं हर दिन नई अंतर्दृष्टि प्राप्त कर रहा हूं।
तेजस ने अंगूठा दिखाते हुए कहा, अच्छा बड़े भाई, यह सब आपकी गहरी समझ का परिणाम है। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। अगर हम पंख वाले बाघ का शिकार करने जा रहे हैं तो आप किसे लाने की योजना बना रहे हैं? हमें अपनी टीम के लिए कितने लोगों का प्रबंध करना चाहिए? तेजस ने सोचते हुए कहा, हमें बहुत बड़े समूह की जरूरत नहीं है। आप और मैं, बड़े भाई गौरव, बड़ी बहन चांदनी, और हाँ चलो दीपक को भी ले आते हैं। हम 5 लोग ही काफी होंगे। विवेक ने अचंभित होकर कहा, सिर्फ हम 5 लोग? क्या आपको लगता है कि हम 7वें क्रम के पंख वाले बाघ को हरा सकते हैं? तेजस ने कंधे उचकाकर कहा, आप सिर्फ पंख वाले बाघ के क्रम को नहीं देख सकते। इसके अलावा मैंने पहले ही शिक्षक मनन को बता दिया है कि हम ये मिशन अनुभव प्राप्त करने के लिए ले रहे हैं। क्या हमें सभी को साथ लेकर इस पर काम करना चाहिए? ज्यादा लोगों का होना वास्तव में बेहतर नहीं है। जितने ज्यादा लोग होंगे, चीजें उतनी ही ज्यादा व्यवस्थित होंगी। उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा, और अगर ज्यादा लोगों को बचाना पड़ा तो शिक्षक के लिए यह भी मुश्किल हो सकता है। मैं कहूंगा कि कम लोग बेहतर प्रशिक्षण के लिए होते हैं। जब तक हम अच्छी तरह से सहयोग करते हैं और हमारी क्षमताएं एक साथ प्रभावी ढंग से काम करती हैं, हम उच्च क्रम वाले राक्षसी जानवर से निपट सकते हैं। तेजस ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, मैंने मनन ईश्वर से सच बताया। मैं पंख वाले बाघ से लड़ने की कोशिश सिर्फ पैसे के लिए नहीं करना चाहता, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इससे हमें और मजबूत होने में मदद मिल सकती है। क्या आप 7वें क्रम पर आगे नहीं बढ़ना चाहते? आप बिना दबाव के ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप हमारे समूह में मुख्य हमलावर होंगे, इसलिए आपको सबसे अच्छा अनुभव और जानकारी भी मिलेगी। बड़े भाई गौरव युद्ध के मैदान को नियंत्रित कर सकते हैं और बड़ी बहन चांदनी स्काउटिंग कर सकती है और जरूरत पड़ने पर लोगों को बचाने के लिए उड़ान भर सकती हैं। वे दोनों वास्तव में बहुत उपयोगी होंगे। विवेक ने कहा, यह तो ठीक है, लेकिन दीपक के साथ क्या मामला है? उसे साथ क्यों लाया जा रहा है? उसकी थोड़ी सी ताकत के कारण एक पंख वाला बाघ उसे एक ही झटके में खत्म कर सकता है। तेजस ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, है, लेकिन सेलेस्टियल फॉक्स की शक्ति को मत भूलना। वह हमारी अकादमी का शुभंकर है। एक पंख वाले बाघ का शिकार करने के लिए पहले उसे ढूंढना होगा। किस्मत भी एक अहम भूमिका निभाती है, और दीपक को साथ रखना हमारे लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है। क्या तुम सहमत नहीं हो? विवेक ने थोड़ा सा मुंह फड़काया और आखिरकार कहा, लेकिन एक बात है जिसके बारे में मुझे नहीं पता कि तुमने सोचा है या नहीं। चांदनी और मेरे अलावा दीपक और गौरव अकादमी में शीर्ष स्तर की प्रतिभा वाले 2 खिलाड़ी हैं। भले ही उनकी साधना धीरे धीरे आगे बढ़ रही हो, लेकिन अकादमी का ध्यान उन पर हमेशा रहा है। क्या शिक्षक उन्हें हमारे साथ जाने देने के लिए तैयार होंगे? तेजस ने विश्वास से कहा, यह ठीक होगा। आखिरकार हमारे शिक्षक गुप्त रूप से हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। विवेक ने असहाय होकर कहा, तुम बहुत अच्छी योजना बना लेते हो, है ना? लेकिन उन्हें भी जाने के लिए तैयार होना होगा। तेजस ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, यह मुझ पर छोड़ दो, मैं उन्हें मना लूंगा। तेजस का समझाने का तरीका बेहद प्रभावी था। उसने सबसे पहले दीपक से संपर्क किया। बड़े भाई और मैं शिकार के मिशन पर जा रहे हैं। अकादमी ने इसकी मंजूरी दे दी है और हम तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं। दीपक ने आश्चर्य से तेजस की ओर देखा और कहा, तुम मुझे साथ ले जा रहे हो? क्यों? मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊंगा। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, क्योंकि तेजस काफी गंभीर लग रहा था। किसी कारण से उसे आज तेजस अधिक मिलनसार और बड़ा महसूस हो रहा था। तेजस ने गंभीरता से कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम ये कर सकते हो। तुम्हारा दिव्य फॉक्स विजन हमारे लिए बहुत मददगार होगा। हमें तुम्हारी जरूरत है। दीपक कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसे उत्साह की लहर महसूस हुई। उन्हें मेरी जरूरत है। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह आवश्यक है, और यह भावना उसके लिए अद्भुत थी। दीपक ने उत्साह से कहा, ठीक है। तेजस ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हम जाने पर तुम्हें सूचित करेंगे। इसके बाद तेजस चांदनी को ढूंढने चला गया। बहन चांदनी, बड़े भाई विवेक और मैं शिकार अभियान की तैयारी कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि तुम हमारे साथ आओ, लेकिन वह पूछने में शर्माते हैं, इसलिए मैं उनकी ओर से पूछ रहा हूं, क्या तुम हमारे साथ आओगी? चांदनी की आंखें चमक उठीं। मैं तैयार हूं। अंततः तेजस गौरव के पास पहुंचा। भाई गौरव, मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
गौरव ने आश्चर्य से तेजस की ओर देखा। उसने अपने छोटे भाई में कुछ अलग महसूस किया, जैसे वह अचानक से और भी प्रभावी लगने लगा हो। क्या बात है? हमारी क्लास जल्दी ही शुरू होने वाली है, जल्दी बताओ। तेजस ने गौरव की ओर हाथ बढ़ाया और उसकी हथेली में एक ईथरहॉर्न सिक्का दिखाया। गौरव ने असमंजस में पूछा, यह क्या है? तेजस ने समझाया, भाई गौरव, बड़े भाई और मैं एक शिकार मिशन की योजना बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ चलें। गौरव ने हैरान होकर पूछा, क्या यह भुगतान है? एथरहॉर्न सिक्का इतना कीमती नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं था जिसे लोग बेतरतीब ढंग से बांटते। तेजस ने अपना सिर हिलाया। यह कोई भुगतान नहीं है, बल्कि एक जमा राशि है। अगर आप इस मिशन में हमारे साथ शामिल होते हैं तो मैं आपको वापस लौटने पर भाई जुबिन को हराने का तरीका सिखाऊंगा। अगर मेरी विधि विफल हो जाती है तो आप इस एथरहॉर्न सिक्के को मुआवजे के रूप में रख सकते हैं। अगर यह काम कर जाता है तो आप इसे मुझे वापस दे सकते हैं। और हाँ, मिशन के पुरस्कारों में आपका हिस्सा भी होगा। गौरव ने अविश्वसनीय स्वर में पूछा, जुबिन को कैसे हराया जा सकता है? यह कैसे संभव है? जुबिन कठोर और लचीला था। हालांकि गौरव लड़ाई के शुरुआती चरणों में बढ़त हासिल कर सकता था, लेकिन उसे उस लाभ को बनाए रखना असंभव लगता था। विवेक के अलावा जुबिन उसका सबसे चुनौतीपूर्ण प्रतिद्वंद्वी था। जब तक गौरव उसका बचाव तोड़ने में असमर्थ था, सभी प्रयास व्यर्थ थे। तेजस ने कंधे उचकाते हुए कहा, जब मैं पहली बार यहां आया था तो क्या तुमने सोचा था कि मैं अपने सबसे बड़े भाई से मुकाबला कर पाऊंगा? और मैं अपने वादों पर पूरा उतरता हूं, है ना? मैं तुम्हें यह गारंटी देता हूं। गौरव ने अंततः एथरहॉर्न सिक्का स्वीकार कर लिया। ठीक है, चलो एक कोशिश करते हैं। इस तरह 5 व्यक्तियों की टीम सैद्धांतिक रूप से रवाना होने के लिए तैयार हो गई।